क्या आपने कभी यह सोचा है कि पृथ्वी के गोल होने के बावजूद इस पर मौजूदा समुद्रों का पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता, और पृथ्वी के घूमने के बावजूद हमें उसकी फील क्यों नहीं होती? यह बात सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, लेकिन इनके जवाब आपके होश उड़ा देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी से जुड़े ऐसे ही सवालों के उत्तर देने वाले हैं। पृथ्वी के नीचे क्या है? इस सवाल के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब यह है कि पृथ्वी की ज़मीन के नीचे क्या है, जिसे साइंटिफिक भाषा में क्रस्ट कहा जाता है। इस सवाल का उत्तर आप में से ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते होंगे। पृथ्वी अंदर से अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, जिन्हें इनर लेयर्स कहा जाता है। हम इंसान क्रस्ट नाम की लेयर पर रहते हैं, जो सबसे ठोस और मजबूत मानी जाती है। क्रस्ट के नीचे जितनी भी लेयर्स मौजूद है, उनका तापमान बहुत ही ज़्यादा है और प्रैक्टिकली उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। पृथ्वी के केंद्र में इनर कोर नाम की लेयर मौजूद है, जिसका तापमान जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आयरन और निकेल से बनी इस लेयर का तापमान करीब 5000 से 55,000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य के तापमान के बराबर है। पहले के समय में लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग पूर्ण रूप से पानी से बना हुआ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों को जानने के लिए उचित वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हम कई सारी स्टडीज और रिसर्च के द्वारा यह साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है और उनका तापमान कितना है। अब आप में से कुछ जिज्ञासु लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या होगा अगर हम पृथ्वी को खोदते हुए इनर कोर तक जाने की कोशिश करें। खैर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अतीत में ऐसा किया जा चुका है। रूस में कोला सुपर डीप बोर होल नाम का एक गड्ढा मौजूद है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया, जो आज तक का सबसे गहरा गड्ढा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गड्ढे की गहराई 12,262 मीटर है, जो किसी भी दूसरे आर्टिफिशियल गड्ढे के मुकाबले बहुत अधिक है। इस गड्ढे की खुदाई को साल 1989 में रोक दिया गया था, क्योंकि मजदूरों के लिए इतनी गहराई में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रूस के वैज्ञानिक बताते हैं कि सतह से 12 किलोमीटर नीचे जाने पर तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे सह पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन क्या होता अगर इस गड्ढे की खुदाई को कभी रोका नहीं जाता? क्या इस तरीके से पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष से निकला जा सकता है? खैर, अगर कोला सुपर डीप बोर होल को अंत तक खोदा जाता तो काम करने वाले मजदूरों को 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इनर कोर से गुजरना पड़ता। वैसे तो यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं। इनर कोर को पार करने के बाद वापस से आउटर कोर एंड मेटल में ट्रेवल करते हुए पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट पर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। अगर हम पृथ्वी के किसी बिंदु से नीचे खोदना शुरू करते हैं तो अंत में हम उस बिंदु के जस्ट अपोजिट साइड पर जाकर निकलेंगे। यानी अगर आप साउथ इंडिया में खुदाई को शुरू करते हैं तो इनर कोर को पार करने के बाद आप नॉर्थ अमेरिका में किसी एरिया में जाकर निकलेंगे। यह सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है, असल में भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। यह तो था पहला सवाल कि पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है। आइए अब जानते हैं दूसरे सवाल के बारे में, जो यह है कि पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, यानी यह किसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी हुई है। हम सब यह जानते हैं कि यह असल सच्चाई नहीं है। किसी भी तरह के जीव को टच में जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो वहाँ ना के समान है। इसके अलावा किसी सांप का 4.6 अरब सालों तक जिंदा रह पाना भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप धर्म पर विश्वास करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए आप इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे करेक्ट एक्सप्लोरेशन सिर्फ विज्ञान द्वारा दिया गया है। 20वीं सदी में ऐसे कई सारे मिशन हुए जिनमें कई सारे इंसानों को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। सिर्फ इतना नहीं, स्पेस एजेंसी ने ऐसे कई सारे
स्पेसक्राफ्ट को भी अंतरिक्ष में सेंड किया, जिन्होंने पृथ्वी की तस्वीरें खींची। उनमें से कुछ तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी तस्वीर में पृथ्वी के नीचे किसी चीज़ को देख पा रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, अर्थात पृथ्वी ग्रह के नीचे कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर पृथ्वी के नीचे कुछ है ही नहीं तो आखिर यह एक ही जगह पर कैसे टिकी हुई है? इसका सीधा सा कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी सूर्य को 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है, जिससे इसका ऑर्बिट स्टेबल बना रहता है। हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल को देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। सौरमंडल में मौजूद हर चीज़ इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर आप पृथ्वी ग्रह के नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ खाली स्पेस मिलेगा। हालांकि बहुत लंबे समय तक चलने के बाद आपको कुछ तारे और आकाशगंगाएं भी दिखाई देने लगेंगे, जो पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्यों घूमती है और यह सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है? यह सवाल सुनने में भले ही बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोगों का यह मानना होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा सवाल इससे भी थोड़ा डीप है। आखिर हमारी पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना शुरू ही क्यों किया था? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें सौरमंडल के शुरुआती समय में जाना पड़ेगा। हमारी सौरमंडल की शुरुआत आज से 4.6 अरब साल पहले हुई थी। उस समय सौरमंडल की जगह एक बहुत बड़ा धूल और गैस से बना हुआ बादल मौजूद हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिक आज द सोलर नेबुला के नाम से बुलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस सोलर नेबुला के केंद्र में कुछ गतिविधियां हो रही थी, जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाली थी। केंद्र का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे वहाँ मैटर कलेक्ट होना शुरू हो गया और उस बादल के केंद्र की डेंसिटी बढ़ने लगी। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बादल का केंद्र अपने ही एक्सेस पर रोटेट करने लगा। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको नहीं पता तो बता दो कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कहते हैं। जैसे जैसे किसी चीज़ का द्रव्यमान बढ़ता है लेकिन उसकी रेडियस कम होती है, वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की रोटेशन स्पीड तेज होने लगती है। स्क्रीन पर दिख रही वीडियो में आप एक बैलेरिना डांसर को बैले डांस करते हुए देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बैलेरिना अपने हाथों को अंदर की ओर फोल्ड करती है तो अचानक से उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। वहीं जब वो अपने हाथों को थोड़ा सा बाहर निकालती है तो उसकी रोटेशनल स्पीड कम होने लगती है। इसी चीज़ को एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। सोलर नेबुला के केंद्र में मैटर इकट्ठा होने की वजह से उसका भी द्रव्यमान बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसके केंद्र ने रोटेट करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा बादल ही रोटेट होने लगा। भविष्य में सोलर नेबुला का केंद्र हमारे सूर्य में कन्वर्ट हो गया और उसके आसपास मौजूद बादल एक प्लैनेटरी डिस्क बन गया। आसान शब्दों में कहे तो प्लैनेटरी डिस्क तारे के आसपास मौजूद वह एरिया होता है जहां पर ग्रहों का निर्माण होता है। सूर्य के बनने के कुछ ही लाख सालों बाद हमारी पृथ्वी का निर्माण भी शुरू हो गया था। प्लैनेटरी डिस्क में जो भी धूल और गैस मौजूद थी वो आपस में गुरुत्वाकर्षण की वजह से इकट्ठा होने लगी और विशाल गेंदों का निर्माण करने लगे। इन्हीं में से एक विशाल गेंद हमारी पृथ्वी थी। अब क्योंकि इसका निर्माण घूमती हुई प्लैनेटरी डिस्क से हुआ था, इसलिए यह भी सूर्य का चक्कर लगाने लगी और आज तक यह वैसे ही सूर्य को रिवॉल्व कर रही है। तो कुछ इस वजह से हमारी पृथ्वी सूर्य को हर 365 दिनों में एक बार रिवॉल्व करती है। ये तो बात हुई रिवोल्यूशन की। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट क्यों करती है। खैर, इसका कारण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पृथ्वी का निर्माण भी कुछ सूर्य के निर्माण की तरह ही हुआ था, यानी पृथ्वी ने अपने एक्सेस का चक्कर एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगाना शुरू किया था।
न्यूटन ने अपने पहले नियम में यह बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में है तो वह हमेशा वैसे ही रहेगा। बस शर्त यह है कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब आप एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह ज़मीन पर रोल करते हुए अंततः रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बॉल पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा होता है जो उसकी गति को धीरे धीरे जीरो तक ले आता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, जिस वजह से प्लैनेट अरबों सालों तक घूमते रहते हैं। हमने यह तो जान लिया कि हमारी पृथ्वी रोटेट और रिवॉल्व क्यों करती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर हमें यह मोशन फील क्यों नहीं होते? पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है, लेकिन इतनी तेज घूमने के बावजूद हमें इसकी गति का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं लग पाता। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। हम पृथ्वी की रोटेशन और इवोल्यूशन को इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि यह कांस्टेंट है। आइए इस बात को एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं जो एक बहुत ही स्मूथ रोड पर चल रही है। उस बस की खिड़कियां पर्दों से कवर है और आपके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप यह पता लगा सके कि वो आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी ना दी जाए कि वह बस चल रही है तो आप कभी यह पता नहीं लगा पाएंगे कि आप एक मूविंग बस में हैं। लेकिन क्या हो अगर उस बस की गति को धीमा करने के लिए ब्रेक अप्लाई की जाए या तेज़ करने के लिए एक्सीलेटर दबाया जाए? ऐसे में आपको छोटे मोटे झटके महसूस होंगे जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आप एक बस के अंदर है। इस पूरी बात का सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई चीज़ एक कांस्टेंट गति पर चल रही होती है तो उसके मोशन का पता लगा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी एक कांस्टेंट स्पीड पर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस वजह से हमें उसके गति के बारे में पता नहीं चल पाता। कुछ ऐसा ही रोटेशन के केस में भी होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक कांस्टेंट गति से घूम रही है और ऐसे में उसकी रोटेशन के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिन और रात की प्रक्रिया। हमारी पृथ्वी पर दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सेस पर घूम रही है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है वहाँ रात होती है। इन दोनों हिस्सों के बीच के हिस्से को टर्मिनेटर लाइन कहा जाता है और वहाँ पर शाम होती है, यानी ना दिन और ना ही रात, बल्कि इन दोनों के बीच का समय। अगर हमारी पृथ्वी गोल है तो उसके निचले हिस्से में मौजूद पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता? यह सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ सालों पहले इससे जुड़े कई सारे वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुए थे। इस सवाल का सीधा सा उत्तर है गुरुत्वाकर्षण। हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर मौजूद चीज़ों को केंद्र के नज़दीक खींचने की कोशिश करता है। अगर आपको इस गुरुत्वाकर्षण चंगुल से बाहर निकलना है तो आपको कम से कम 11.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब भी किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तो उसकी रफ्तार 11.4 किलोमीटर से ज़्यादा ही रखी जाती है ताकि पृथ्वी से बाहर निकलने में कोई भी परेशानी ना हो। इस चीज़ को विज्ञान की भाषा में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद समुद्र इसकी सतह से चिपके हुए हैं, जिस वजह से इन पर बहुत भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह पानी अंतरिक्ष में नहीं गिरता। तो ये थे कुछ ऐसे सवाल जिनके उत्तर जानने के लिए कई लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नई जानकारियाँ मिली होगी। वैसे आपको इन सभी सवालों में से सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।